अब स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ लर्निंग आउटकम को। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर पे आते हैं। आप प्रोसेसिंग जब टिम्बर का कर रहे हैं तो पेड़ को कट किया, टिम्बर मिला, उसके अंदर मॉइस्चर को रिमूव किया, फिर आपने उसको साइज से कन्वर्ट किया। अब इसको यूज करने जाएंगे तो ये ज्यादा दिनों तक चल सके, आपको करना होगा, यानी कुछ करने होंगे। प्रिजर्वेशन को ऐसे समझिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आप टिम्बर को यूज कर रहे हैं, अगर प्रिजर्वेटिव नहीं लगा रहे हैं, सिंपल आपने टिम्बर तो उसकी लाइफ जो है इन जनरल अगर बात करी जाए तो 10 साल के आसपास होती है। अगर उसी के ऊपर कुछ प्रिजर्वेशन, अच्छा प्रिजर्वेशन आपने अप्लाई कर दिया तो वो ज्यादा दिनों तक चलता है, यानी 100 साल तक भी चलता है। पुराने दरवाजे आज भी कई लोगों के घरों में दिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन उस पर प्रिजर्वेटिव जब उस टाइम पे लगाया गया था तब ज्यादा अच्छा लगाया गया। टाइम पे अपीयरेंस ज्यादा मैटर नहीं करता था उनके लिए ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मैटर करता था। मैक्सिमम घरों में, अगर आप पुराने घर हैं तब आपका होगा शायद, तो देख सकते हैं पुराने घरों में जो कोल तार अप्लाई किया जाता है, और कोल तार अप्लाई करने की वजह से ड्यूरेबिलिटी, यहाँ पे भी एक मेथड आएगा कोल तार, उसको भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले मैक्सिमम जगहों पे उसी मेथड को अप्लाई किया जाता था, जिसकी वजह से आज भी दरवाजे उसके सुरक्षित। लेकिन आजकल अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रिजर्वेशन जो अप्लाई किया जा रहा है अपीयरेंस को तो मेंटेन कर रहा है, लेकिन शायद ड्यूरेबिलिटी कम कर। चलिए ठीक है, हम लोग अलग अलग तरीकों से प्रिजर्वेशन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं और कौन से प्रिजर्वेशन को अप्लाई करने के बाद, प्रिजर्वेटिव को अप्लाई करने के बाद ड्यूरेबिलिटी। जैसे अगर टिम्बर को आपने यूज किया है तो अलग अलग तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हो प्रिजर्वेटिव को। जैसे एएससीयू मेथड है, दूसरा क्रेसोट ऑयल मेथड है, ऑयल पेंट मेथड है, कोल तार है, केमिकल मेथड है, सोलेग्नम पेंट। ये प्रिजर्वेशन करने के तरीके। अभी क्या होता है, जब आप प्रिजर्वेटिव अप्लाई करते हो तो कुछ छोटे से टर्म जान लीजिए, उनको अप्लाई कैसे कर। जैसे आप ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर सकते हो, कि ब्रश के हेल्प से करते हो तो उसे क्या बोल देते हैं, ब्रशिंग बोल देते हैं। जैसे अगर आप कोल तार को अप्लाई करते हो तो उस प्रोसेस को क्या नाम दे देते हैं, टारिंग प्रोसेस। ये भी टर्म आएगा बीच में। तो अगर आप पेंट को अप्लाई करते हो ब्रश से तो ब्रशिंग बोल, कोल तार को अप्लाई कर रहे हो तो उसे गर्म करके अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी इतनी होती है कि आप अप्लाई नहीं कर। तो गर्म करके प्रोसेस को, गर्म करने के बाद यूज करने के प्रोसेस को वहां पे क्या बोल दिया है, टारिंग प्रोसेस बोल दिया। जैसे रिसोर्ट ऑयल जो होता है वो स्प्रे करके अप्लाई, टिम्बर के ऊपर स्प्रे किया जाता है, उसे रियूपिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो इनको भी समझते हुए हम दोनों पॉइंट को समझते हैं हम। तो जैसे सबसे पहला एएससीयू मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं। एएससीयू मेथड अगर आप अप्लाई करोगे, यूज करोगे, तो कैसे टिम्बर जो है ज्यादा दिनों तक चलेगा, नहीं उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े। ड्यूरेबिलिटी बढ़ने का एक छोटा सा माध्यम ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैंने इसको टिम्बर के ऊपर अप्लाई किया तो जो भी फंजाई इंसेक्ट होंगे वो अटैक नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी वो ऊपर जो आपने रिजर्वेशन किया है वो क्या कर देगा, रजिस्टर टिम्बर तक पहुंच। ये मेन काम होने जा रहा है प्रिजर्वेशन। तो पहला मेथड हम लोग समझते हैं एएससीयू। आते हैं प्रिजर्वेटिव्स में। प्रिजर्वेटिव्स में डिफरेंट मेथड है। तो पहला मेथड, इट इज गिवन बाय देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च टीम के द्वारा एएससीयू मेथड को क्या इसमें बताया गया है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो जितने भी टिम्बर के ऊपर मेनली व्हाइट एंट और टर्माइट्स के अटैक हो रहे हैं उनसे आप बच सकते। अगर उनसे आप बच गए तो उसकी ड्यूरेबिलिटी या लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्रिजर्वेशन का जो तरीका यहाँ पहला लिया गया है वो फंजाई इंसेक्ट के अटैक, जो कि मेन कौन से हैं, व्हाइट एंट और टर्माइट्स हैं, उनके अटैक से बचने का। तो कैसे बचाया इन्होंने, क्या बताया इन्होंने, इसके लिए इन्होंने बताया एएससीयू मेथड। यानी आपको दो कंपाउंड यहाँ पे नाम में दिए गए। एएस का मतलब यहाँ पे हुआ आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, और सीयू का मतलब यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। तो 1 पार्ट लिया जाता है आर्सेनिक पेंटॉक्साइड का, 3 पार्ट लिया जाता है कॉपर सल्फेट का, और इसके साथ लिया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो प्रोपोर्शन देखेंगे तो वो कितना होता है, 4 पार्ट। इनको आपस में मिक्स किया जाता है। हालांकि एक बात ध्यान रखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है तो आप सोडियम डाइक्रोमेट कर सकते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन हुआ, 1 पार्ट एस का मतलब आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, 3 पार्ट सीयू कॉपर सल्फेट लिया जाएगा, 4 पार्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट लिया जाएगा। इनको मिक्स किया जाएगा, और ये जब मिक्स होंगे तो किस फॉर्म में बनते हैं, पाउडर फॉर्म में बनते हैं। और ये पाउडर फॉर्म में बने, अब समझिए टिम्बर के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे आप, इसे एक लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा।
ये जो पाउडर फॉर्म में बना है, इसका 6 पार्ट अगर आप ले रहे हैं तो 100 पार्ट क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। इनको मिक्स किया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब इसको टिम्बर के ऊपर अप्लाई कर देंगे, और इसको अप्लाई करने की वजह से टिम्बर के ऊपर जो भी फंजाई इंसेक्ट के अटैक होंगे, मेन कौन से अटैक होंगे, व्हाइट एंट और टर्माइट्स के अटैक होंगे। इसको लिखते हैं कैसे मिक्स किया जाता है इस ASU मेथड में, उस पॉइंट को लिखते हैं हम लोग। तो पहला मेथड ASU मेथड में मैंने बताया देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च द्वारा दिया गया था। ये उन्होंने जो मिक्स बनाया वो कैसे बनाया, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 6 पार्ट्स ऑफ ASU, 100 पार्ट्स ऑफ वाटर। यानी जो ASU बनाएंगे आप, उसमें 100 पार्ट वाटर मिलाएंगे। अगर कब मिलाएंगे, जब 6 पार्ट ASU मिक्स करने के बाद उसे अप्लाई कर दे। अब मैं ASU का बता रहा हूँ, ASU में क्या होता है बताया, फिर से इसको लिख रहे हैं हम लोग कैसे। 100 parts of water by weight, whereas ASU consists of 1 part of arsenic oxide, arsenic pentoxide, यानी 1 part उसमें arsenic pentoxide रहेगा, 3 part कॉपर सल्फेट रहेगा, और 4 part क्या रहेगा, सेमन। अगर ये नहीं है तो आप सोडियम डाइक्रोमेट भी मिला सकते हैं। ये मिक्स जो होगा ASU बोला जा रहा है। इसका 6 पार्ट लिया जाएगा और 100 पार्ट वाटर मिक्स करके फिर टिम्बर के ऊपर अप्लाई। ये प्रोसेस है, इस तरीके से अप्लाई। अगर आप अप्लाई करेंगे तो इस टिम्बर के ऊपर अप्लाई किया है वो रजिस्ट कर लेगा किसके अटैक को, मेन जो अटैक को होगा किसका, व्हाइट एंट और टर्माइट्स के अटैक। इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं हम। इट रजिस्ट द अटैक ऑफ व्हाइट एंड टर्माइट। ASU मेथड में आपने मिक्स बनाया, उसको अप्लाई किया, जिसकी वजह से व्हाइट एंट और टर्माइट्स के अटैक को रजिस्ट। फिर क्या होता है, व्हाइट एंट और टर्माइट्स के अटैक की आपको दीमक का लगना जो देखा भी आप, उसी से प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो ASU है, अगर उसका 6 पार्ट ले रहे हैं, 6 पार्ट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में वाटर कितना ले रहे हैं, 100 पार्ट ले रहे हैं। अगर 3 पार्ट ASU रहता तो 50, यानी 3 kg अगर रहता ASU, 10 लीटर पानी होता। अगर 6 kg होगा, 100 लीटर पानी होगा। बात का भी ध्यान। अब ASU जो बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, इसमें ASU में देखेंगे तो 1 पार्ट आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड है, AS2O5, 3 पार्ट क्या है, CuSO4 है, और 4 पार्ट क्या है, O7 है। ध्यान रखें। तो पहला प्रिजर्वेशन आप ASU मेथड के थ्रू कर सकते हो। अब दूसरा मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है, क्रेसॉट ऑयल मेथड। क्रेसॉट ऑयल मेथड अप्लाई करके आप टिम्बर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। मेथड पे ध्यान देते हैं। प्रिजर्वेशन में दूसरा तरीका हम लोग ढूंढ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, क्रेसॉट ऑयल। पहला ASU मेथड देखा आपने, कंपाउंड है, इसके अंदर वाटर ऐड करके आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका है क्रेसॉट ऑयल। अब क्रेसॉट ऑयल मेथड में क्या है, एक ऑयल है जिसको अप्लाई करना है आपको टिम्बर सेक्शन के ऊपर। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रेसॉट ऑयल ओवर टिम्बर सेक्शन टर्म्ड है क्रेसॉटिंग और बेथल प्रोसेस। मैंने बताया था कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। क्रेसॉटिंग या बेथल प्रोसेस बोला जाता है। टिम्बर सेक्शन के ऊपर क्रेसॉट ऑयल कैसे अप्लाई किया जाता है, करके अप्लाई किया जाता है। अब एक बात समझिए पहले तो, क्रेसॉट ऑयल है क्या। क्रेसॉट ऑयल एक्चुअली ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से पाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे विटामिन या कोल टार को देखा जाए, ये किससे मिलते हैं। विटामिन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। किसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, पेट्रोलियम का। कोल टार अगर देखा जाए तो वो भी डिस्टिलेशन से मिलता है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, वो नॉर्मली वुड के डिस्टिलेशन से मिलता है। अब तीसरा इसी के कैटेगरी का बोल सकते हैं आप क्रेसॉट ऑयल। ये क्रेसॉट ऑयल भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाएगा तब मिलेगा ये, नॉर्मली कोल, वुड या लिग्नाइट के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद मिलता है आपको क्रेसॉट ऑयल। एक चीज का तो आइडिया लग गया होगा कि अगर ये डिस्टिलेशन के बाद मिल रहा है, ये कोल टार के कैटेगरी का ही हो। तो अगर आपको इसको टिम्बर के ऊपर अप्लाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है कैसे अप्लाई किया जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के। कोल तार में भी ये चीज, थोड़ा सा टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होता है, तभी अप्लाई प्रॉपर तरीके से हो पाए। यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको टिम्बर के, जिसके टिम्बर के ऊपर अगर आपको अप्लाई करना है तो उस टिम्बर को हम लोग एक एयर टाइट चैम्बर के अंदर, उस एयर टाइट चैम्बर के अंदर एक क्रेसॉट ऑयल स्प्रे किया जाए। स्प्रे जो किया जाएगा वो किस प्रेशर के साथ स्प्रे होना चाहिए, 0.7 लेकर के 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए। इतनी देर तक स्प्रे करना है आपको, 2 से 3 घंटे तक स्प्रे करना है क्रेसॉट ऑयल को, देख सकते हैं। जब 2 से 3 देर स्प्रे कर लेंगे उसके बाद से करेंगे ठंडे होने के लिए, फिर उसे आप यूज करेंगे तो देखेंगे उल्टी बढ़ गई, यानी फंजाई इंसेक्ट अटैक नहीं हो रहा है।
अगर हो रहे हैं तो उसे रजिस्ट कर। इस चीज को लिखा जाए कैसे स्प्रे किया जाता है। जो स्प्रे कर रहे हैं आप उस क्रेसोट ऑयल को, स्प्रे करने के प्रोसेस की वजह से इसका एक और नाम दिया गया, इसे रीयूपिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। पॉइंट हम लोग तो क्रेसोट ऑयल मेथड में अब मैंने बताया है कि किया जाता है एक एयर टाइट चेंबर के अंदर आप टिम्बर को ले। क्रेसोट ऑयल इज स्प्रे टिम्बर इन एयर टाइट चेंबर। टाइट चेंबर होगा, अंदर का टेम्परेचर होगा 50 डिग्री और प्रेशर जिस प्रेशर के साथ स्प्रे कर रहे हैं उसका प्रेशर कितना होगा 0.71 न्यूटन पर मिलीमीटर का प्रेशर होगा। प्रेशर के साथ आप 2 से 3 स्प्रे कर रहे हैं फॉर 2 to 3 आवर्स। जब आप इस प्रेशर के साथ 2 से 3 घंटे तक स्प्रे कर रहे हैं, इसी वजह से स्प्रे करने की वजह से इसे रीयूपिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रीयूपिंग प्रोसेस। मैंने दो नाम ऊपर बताया, क्रेसोटिंग या बेथल प्रोसेस भी बोला जाता है इसको, लेकिन रीयूपिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। और इस मेथड का जो जनरली यूज किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, रेलवे स्लीपर। पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। इट इज इट इज यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर्स। तो इस पॉइंट को भी हमने नोट कर लिया। अब क्रेसोट ऑयल में एक देख लिया हमने कि क्या है, स्प्रे कर रहे हो आप क्रेसोट ऑयल को किस प्रेशर के साथ, कितने हेड चेंबर के अंदर कर रहे हो। रीयूपिंग प्रोसेस या क्रेसोटिंग भी बोला जाता है। क्रेसोटिंग यानी क्रेसोट ऑयल को स्प्रे करने की। क्रेसोट ऑयल जो मिलता है कोल, वुड या लिग्नाइट के डिस्ट्रिक्ट मिलता है। ये कहाँ पे यूज होता है, तो रेलवे बनाने के लिए यूज किया जाता है, रेलवे स्लीप ऊपर यूज किया जाता है। ये दो मेथड हुए, क्रेसोट ऑयल और पहला कौन सा हुआ आपका, ये दो मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुए, क्रेसोट ऑयल मेथड और पहला कौन सा था आपका AHCU। अब तीसरे मेथड पे आते हैं हम लोग। तीसरे तरीके से टिम्बर को करने यानी प्रिजर्वेटिव अप्लाई करके ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तीसरा मेथड कौन सा है, ऑयल पेंट। प्रिजर्वेटिव्स में नेक्स्ट मेथड है ऑयल पेंट। ऑयल पेंट के अप्लाई करने के प्रोसेस को पेंटिंग ब्रशिंग। हमने AHCU देखा, दूसरा आपने क्रेसोट ऑयल को अप्लाई किया। यहाँ पे हम ऑयल पेंट बता रहे हैं। हालांकि जब आप पेंट वर्ड पर पढ़ते हैं तो पेंट वहाँ पे पढ़ा जाता है, कौन सा पेंट के बारे में पढ़ा जाता है, ऑयल पेंट के बारे में पढ़ा जाता है। अब ऑयल पेंट क्यों अप्लाई किया जा रहा है टिम्बर सेक्शन के ऊपर, एप्लीकेशन ऑयल पेंट फॉर द टिम्बर सेक्शन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन वाटर। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, टिम्बर के ऊपर अगर आप ऑयल पेंट अप्लाई कर देंगे तो वाटर का पेनिट्रेशन है, अगर वाटर नहीं जाएगा तो फंजाई इंसेक्ट नहीं आएगा, फंजाई इंसेक्ट नहीं आएंगे तो ड्यूरेबिलिटी। ऑयल पेंट आप अप्लाई तब करते हो जब अपीयरेंस भी आपके लिए मैटर करता है, क्योंकि ये अपीयरेंस अच्छा देता है और ये पानी से बचा के रखता है, वाटर से बचा के रखता है, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ऑयल पेंट का यूज अपीयरेंस आपके लिए मैटर कर रहा हो और दूसरा वाटर से बचना तो है उन जगहों पे। अब अगले मेथड में चौथा मेथड कोल तार को अप्लाई कर, फोर्थ प्रिजर्वेटिव अप्लाई कर सकते हैं। और कोल टार जब अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस को टारिंग प्रोसेस बोलते हैं। ऑयल पेंट को अप्लाई किया तो ब्रशिंग प्रोसेस बोलते हैं, ब्रश के हेल्प से। लेकिन नेक्स्ट वन कोल टार, उसको अप्लाई करते हैं तो टारिंग प्रोसेस। प्रिजर्वेटिव्स में फोर्थ मेथड है कोल टार। अब कोल टार को अगर आप अप्लाई करेंगे, पहली चीज कोल टार मिलता है किससे, कोल या वुड डिस्ट्रक्टिव। अब इसे अप्लाई करने जाएंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे अप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉजिटिव बहुत आगे होगा। इसे आपको गर्म करना होगा इस कोल टार को, यानी वर्कबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। आसानी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हीट नॉर्मली 50 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको गर्म करना पड़ेगा, तभी आप कोल अप्लाई कर सकते हैं। कोल टार को जब आप अप्लाई करेंगे, गर्म करके अप्लाई करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है टारिंग प्रोसेस। जब कोल टार को आप गर्म करके अप्लाई करेंगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है टारिंग प्रोसेस। टारिंग प्रोसेस जब आप यूज कर रहे हैं, आप देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ साथ देखिए क्या क्या फर्क पड़ेगा। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ब्लैक कलर का मिलेगा, यानी अपीयरेंस आपको बेकार मिलने वाला है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर मिलेगा आपको। वाटर को आसानी से अंदर नहीं जाने देता है किसी के अंदर। मान लीजिए अगर आप टिम्बर अप्लाई कर रहे हैं तो वाटर को आसानी से अंदर नहीं जाने देगा। जब वाटर को ही अंदर नहीं जाने देगा तो फंजाई इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, अगर अटैक नहीं होगा तो उस वजह से बढ़ जाएगा।
लेकिन ब्लैक कलर और फॉल जब आप इसे गर्म करेंगे, मान लीजिए कभी आपने अप्लाई कर दिया कूलर को, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से वो मेल्ट होने और उसकी वजह से फॉल गैसेस जनरेट होती, जो कि स्मेल अच्छा नहीं आता है। पहला डिसएडवांटेज ये। दूसरा ये दिखेगा कि ब्लैक कलर का अपीयरेंस, तो फिर इसका यूज उन जगहों पे कर लिया जाता है जहां पे ज्यादा अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ड्यूरेबिलिटी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे आप इसका यूज पहले पुराने घरों में करते थे। वहां पे आपको मैं याद दिलाऊं, जैसे आपके जो घर बनते थे, पुराने घर दादाजी ने बनाए, तो उसमें क्या होता था, ऊपर जो बीम लगते थे वो लकड़ी के लगते, और ये जो लकड़ी के बीम लगाए जाते थे, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती। अब कोई घर नॉर्मली 50 से 100 साल के लिए तो बनाया ही जाता है, ऐसा तो है नहीं कि 10 साल के लिए। तो 50 से 100 साल के लिए अगर घर बना रहे हो तो उसमें अगर टिम्बर का बीम आपने यूज किया तो वो भी 50 से 100 साल चलना चाहिए। लेकिन एवरेज लाइफ देखो तो 15 साल 20 साल यही होती है। अगर आप टिम्बर की लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो प्रिजर्वेशन अच्छे से करना पड़ेगा आपको, टिम्बर की लाइफ बढ़ जाएगी उसमें। मेन नुकसान उनको फंजाई इंसेक्ट्स हो रहा है, उनसे बचा लो, टिम्बर बहुत दिन चले। फूल दांत बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता था पहले के टाइम में, अपीयरेंस खराब मिलता था। लेकिन अभी भी आज तक देखेंगे तो कई दरवाजे सही मत मिलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा मेथड यूज किया गया, फूल टार का मेथड। रेजिस्टेंस अच्छा देता है लेकिन अपीयरेंस उतना, ये आपको पुराने घरों में बीम में दिखेगा, जो स्ट्रक्चर के अंदर बीम के तौर पे यूज किए जाते थे, उसमें कोल्टार अप्लाई किया, या फिर बेसमेंट वर्क में आप यूज, जो कि अभी भी यूज होता है, क्योंकि बेसमेंट में आपको अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बेसमेंट में मॉइस्चर का अटैक भी बहुत ज्यादा होता है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट, इसलिए ऐसे जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। कूल टर्म मेथड में आपने देखा कि गर्म किया आपने तब जाके अप्लाई किया, फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी तो जनरेट हुई ही हुई, इसके साथ साथ ये वाटर को रेजिस्ट कर, इस पॉइंट को हम लोग लिखते भी कूल टर्म में, आप इस पॉइंट को लिखेंगे भी हम लोग, अप्लाइड ओवर द टिम्बर सेक्शन, इट्स हॉट स्टेट, गर्म अवस्था में मिलाया जाएगा तभी, ताकि आसानी से आप अप्लाई कर सकते। कूल टर्म की यही खास बात है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, हमने डिस्कस किया, पॉइंट को हमने लिखा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, फायर के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस करेगा। दूसरा पॉइंट में लिखा, एप्लीकेशन ऑफ कोल टार ओवर द टिम्बर सरफेस रिजल्ट्स इन अनप्लीजेंट स्मेल एंड पुअर अपीयरेंस। मैंने आपको बताया भी कि स्मेल इसका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के साथ स्मेल इसका खराब आता है, अनप्लीजेंट आता है, जो अच्छा नहीं रहता। दूसरा पुअर अपीयरेंस मैंने बताया, देखने में अच्छा नहीं लगता। फिर इसी पॉइंट पे मैंने आपको काउंटर करके बोला भी कि भाई उस जगह पे यूज करो जहाँ पे अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे अंदर अंडर बेसमेंट आप यूज कर सकते हैं, बेसमेंट के अंदर में कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे अपीयरेंस को मेंटेन, वहाँ पे यूज। फिर मैंने बताया कि गर्म करके यूज करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टारिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, इज ऑल्सो नोन टारिंग प्रोसेस। अब लास्ट मेथड प्रिजर्वेटिव जो अप्लाई कर सकते हैं वो होता है सोलिड। तो प्रिजर्वेटिव्स में सबसे लास्ट में आ रहा है सोलिग्नम पेंट। सोलिग्नम पेंट को यूज किया जाएगा टिम्बर से। सोलिग्नम पेंट ऑयल पेंट के तरीके से आप बता सकते हो, जैसे ऑयल पेंट को यूज कर रहे थे, अपीयरेंस भी अच्छा आ रहा है। वैसे सोलिग्नम पेंट को जब यूज किया जाता है किसी सरफेस के ऊपर, तो अपीयरेंस भी अच्छा आ सकता है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ कलरिंग पिगमेंट मिलाने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से वो डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी यूज हो सकता है। वैसे नॉर्मली जब सोलिग्नम पेंट को अप्लाई करते हैं तो व्हाइट एंड के अटैक से ये बचा करता है। अगर आपको इसका अपीयरेंस भी बढ़ाना है तो कुछ कलरिंग पिगमेंट भी ऐड कर दिया जाए, जैसे इसी पॉइंट को लिख भी सकते हैं हम लोग कैसे। प्रिजर्वेटिव में फिफ्थ मेथड देख रहे हैं हम लोग, फिफ्थ प्रिजर्वेटिव्स देख रहे हैं सोलिग्नम पेंट। तो इसमें मैंने बताया कि इसे आप डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पिगमेंट मिलाने होंगे, अपीयरेंस बढ़ जाता है। दूसरा, इसको मेन अगर यूज करेंगे तो व्हाइट एंड के अटैक से आप बचते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स में मेन मैंने 5 प्रिजर्वेटिव्स बताए आपको, एएसयू बताया आपको, क्रिसोट ऑयल बताया, दूसरा ऑयल पेंट बताया, तीसरा चौथा उसके बाद से कोल टार बताया, फिर आपने देखा क्या ये अलग अलग आप प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको कंक्लूड किया जाए तो आपने प्रोसेसिंग टिम्बर पढ़ा, प्रोसेसिंग टिम्बर में 4 स्टेप में हमने काम किया। पहला क्या पढ़ा आपने, टेलिंग ऑफ ट्री, यानी ट्री कट कर रहे हैं आप, कट करके गिरा रहे हैं। दूसरा स्टेप, कट जब कर रहे हैं तो उसके बाद से आपको क्या करना पड़ रहा है, दूसरा स्टेप सीजनिंग ऑफ टिम्बर, मॉइस्चर को रिमूव करना पड़ रहा है। उसके बाद से तीसरा स्टेप, उसे सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। फिर चौथा स्टेप, जब आप यूज करने जा रहे हैं कन्वर्ट करने के बाद, तो उसके ऊपर कुछ प्रिजर्वेटिव्स अप्लाई कर रहे हैं, जिनके अभी हम यहाँ से पूरा प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे अपना फोर्थ लर्निंग आउटकम अचीव, दैट इज कॉल द प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर।
वेटिंग ऑफ टिम्बर। आइए अब थोड़ा इसमें नॉलेज चेक करते हैं कितना हमने इसके बारे में, लेट्स हैव नॉलेज चेक।